अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मीडिया को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके डिफरेंट टाइप्स को, उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो मीडियाज़ आते हैं, उसका जो फंक्शन है, उसकी जो कंपोजिशन है, उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोज़। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि मीडिया होता क्या है, व्हाट यू एक्चुअली मीन बाय दिस मीडिया, और इसके क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, और जिसकी मतलब जो भी समझने के लिए मीडिया को फंडामेंटल्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हमें पता है कि एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट वी मोस्टली with microbes या फिर small living organisms because they are easy to handle and स्पेशली द प्रोकैरियोट्स बिकॉज उनमें हमारे पास काफ़ी वेरिएबिलिटीज़ हैं, उसको हम लोग काफ़ी अल्टर कर सकते हैं बिकॉज एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट हम लोग मोस्टली जीनोम के साथ काम कर रहे होते हैं एंड दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली द प्रोकैरियोट्स जिनके पास सबसे इजी जीनोम होता है हम लोग उसको आसानी से डील कर सकते हैं। सो मोस्टली हम लोग माइक्रोब्स के साथ डील करते हैं। सो किसी चीज़ के साथ डील करने के लिए आपको उस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सो उसके लिए आपको उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। तो मैं बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्रोकैरियोट्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तीन बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ग्रो, देन दे विल रिप्रोड्यूस एंड देन दे विल डाई, मतलब वो मर जाएंगे, ठीक है। तीन बेसिक करेक्टर। तो द ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लस दिस माइक्रोब्स आल्सो, ठीक है। और हमें पता है कि किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए होती हैं, ठीक है, जिसमें वो 100% या फिर अप टू 90% वो मैक्सिममली ग्रो कर पाता है। अच्छा, वो जो ऑप्टिमम्स होती हैं, इट कैन बी न्यूट्रिशनल्स इट एंड इट कैन बी इन्वायरमेंटल आल्सो, मतलब इन्वायरमेंटल में आपका टेम्परेचर, पीएच वगैरह वगैरह, और न्यूट्रिशनल में बेसिकली आपकी जो केमिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, द केमिकल वंस, आपकी जो वाटर वगैरह हो गया, आपकी न्यूट्रिशन हो गया, वो बेसिकली यहाँ पर आती है। मतलब यानी फॉर ग्रो यू नीड ऑप्टिमम कंडीशंस एंड आपको कुछ केमिकल्स चाहिए बिकॉज यू हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म्स एंड कैटाबॉलिज्म्स। तो उसमें आपको डिफरेंट किस्म के केमिकल्स का इन रोल और आउट रोल चाहिए होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट एक्चुअली मीडिया इज़, मतलब मीडिया का मतलब क्या है। अगर आप देखें तो मीडिया इज़ अ काइंड ऑफ अंग्रेजी का एक अल्फाज है और इसका मतलब होता है कि कोई रास्ता, कोई मीडियम लाइक, ठीक है, एक डोमेन। सो इट एक्चुअली एन इंग्लिश वर्ड, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में मीडिया का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसका मीडिया है। सो व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय दिस मीडिया इन साइंस ऑफ बायोलॉजी, नॉन मीडिया, मीडिया एक्चुअली मीन्स दैट एनीथिंग एनीथिंग रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ इज योर मीडिया। अच्छा, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मीडिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशंस हैं, कि आपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, अगर आपके दिमाग में ये डिफिनेशन है मीडिया की कि मीडिया मीन्स न्यूट्रिशन टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट्स 100% रॉन्ग। मीडिया इज़ नॉट ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मैंने क्या कहा कि मीडिया इज़ एनी थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मुझे लिखना चाहिए, बिकॉज ग्रोथ की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। मतलब कुछ रेजिस्टेंट ग्रोथ होती है, कुछ नॉर्मल ग्रोथ होती है, कुछ डॉर्फ ग्रोथ होती है, कुछ हाइपर ग्रोथ होती है, कुछ मॉडरेट ग्रोथ होती है, कुछ जीरो ग्रोथ होती है। सो देर इज़ अ वैरायटी। सो मीडिया इज़ एनी थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो फॉर इट्स नॉर्मल वे, मतलब नॉर्मल तरीके से ग्रो करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो उसको हम लोग मीडिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मीडिया में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं फॉर एग्जाम्पल। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके न्यूट्रिशंस आ जाते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल और प्लस यूनिवर्सल फैक्टर्स, यानी मीडिया में बेसिकली आपकी तीन मेन ब्रांचेस होती हैं, सही है। सबसे पहले न्यूट्रिशनल, अच्छा ये हमारा मेन होता है, मतलब एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट हम लोग न्यूट्रिशनल प्रोस्पेक्ट को ही मेन फोकस रख रहे होते हैं बिकॉज ये जितना भी इन्वायरमेंटल और जितना भी यूनिवर्सल फैक्टर्स होते हैं एज फार एज द मीडिया इज कंसर्न, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो खुद को खुद ही मेंटेन कर रहे हो बिकॉज यही लाइफ का करेक्टर है कि वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाता है। लेकिन जो आपकी न्यूट्रिशन है वो थोड़ी सी मस्ट होती हैं और उसको हम लोग को गवर्न करना पड़ता है। अच्छा, इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आ जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपके आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स, राइट। इसके अलावा ह्यूमिडिटी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। मतलब यू कैन नॉट इनकम्पास द होल मीडिया डेफिनेशन इनटू अ सिंगल पेज और अ बुक, ठीक है। मतलब मीडिया कुछ भी हो सकता है बिकॉज अब तक की साइंस के मुताबिक हम लोग को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर होती है। तो द मीडिया डज नॉट हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन, लेकिन अब तक की जो है उसमें से मतलब यही हमारे पास तीन मेन पर्सपेक्टिव है, न्यूट्रिशनल, एनवायरमेंटल एंड यूनिवर्सल। अच्छा, यूनिवर्सल फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो मोस्टली हमारी ग्रेविटी होती है,
यस एक्चुअली ग्रेविटी इफेक्ट्स लाइफ। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, इफ़ यू हैव नोटिस दैट, तो जो हमारे पास थर्मस एक्वाटिकस है जहाँ से हम लोग टेक पॉलीमरेज लेते हैं विच यूज इन द पीसीआर, तो अगर आप उसकी ग्रेविटी नॉर्मल ऑप्टिमम वैल्यू देखें ग्रेविटी की, तो इट इज़ ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 9.1 एंड 9.2। और अगर किसी सरफेस वाले बैक्टीरिया को देखें तो उसकी होती है 10 या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नॉर्मल, जिसमें वो नॉर्मली सर्वाइव कर सकता है। वाई इज दैट? बिकॉज आपका थर्मस एक्वाटिकस है वो थोड़ा सा डीप रहता है, मतलब अप टू 500 और 1 किलोमीटर डीप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो उसकी वजह से उसका जो नॉर्मल ऑप्टिमम ग्रेविटी है वो वहाँ से सेट हो चुकी होती है। सो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आपको इन शॉर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की उसकी ग्रोथ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट कर रही होती है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशनल, जो कि आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे, एनवायरमेंटल जिसमें आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर में पीएच और टेम्परेचर को इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज देयर इज अ रीजन, यानी कि ये तमाम की तमाम जितनी भी चीज़ें एनवायरमेंटल एंड यूनिवर्सल वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से खुद मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपका टेम्परेचर और पीएच है वो आपकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, जो हमारा मेन पर्पज़ है, यानी जिसको हमने मेंटेन करना है, मेंटेन बाय अस। ठीक है। सो ये तो थी एक मीडिया की लमसम सी डेफिनेशन कि मीडिया होता क्या है। अब आइए बात करते हैं कि जो हमारा मेन फोकस है विच इज़ टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल प्रोस्पेक्ट ऑफ अ मीडिया ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली द माइक्रोब्स, बिकॉज वी आर डीलिंग विद दैट। तो उसका क्या मतलब है, आइए बात करते हैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आइए बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर ऑफ मीडिया के बारे में। सो ये हमारा काम होता है बेसिकली, ये हम लोग आर्टिफिशियली मेंटेन कर रहे होते हैं, मतलब ये हमारा आर्टिफिशियल मेंटेनर है, मतलब आर्टिफिशियली हम लोग इस चीज़ को मेंटेन कर रहे होते हैं, बिकॉज बाकी के जो दो कैरेक्टर थे, एनवायरमेंटल वाला और यूनिवर्सल वाला, वो तो मतलब माइक्रोब्स खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। असल में एनवायरमेंटल को भी सम टाइम हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं बाय अगर आपका जो स्पीशी है बैक्टीरिया की या फिर माइक्रोब की वो बहुत ही ज़्यादा कोई सेंसिटिव वाली है, तो उस पॉइंट के ऊपर आप लोग उन चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो खुद करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर के ऊपर कि एक्चुअल में हम लोग किस तरह से मेंटेन करेंगे। तो मैंने बात शुरू में की थी कि वाई वी आर स्टडिंग मीडिया, मतलब हमें मीडिया को समझने की या उसको स्टडी करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सो मैंने ये बात की थी कि बेसिकली एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट वी मोस्टली डील विद माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड समथिंग टू ग्रो विच इज़ न्यूट्रिशन, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दैट। अच्छा, सो हमें एक चीज़ को ग्रो करने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि बेसिकली उसको ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। सो आइए सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं, और उसी के अंदर ये न्यूट्रिशनल फैक्टर में मतलब ओवरऑल लमसम हो जाएगा कि जो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वही आपका मीडिया होता है, बिकॉज जो चीज़ चाहिए वही तो आप प्रोवाइड करेंगे। सो आइए बात करते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अच्छा, रिक्वायरमेंट कि किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अच्छा, ये जो हमारी डिस्कशन है ये जनरल है, ठीक है, इट इज़ जनरल, मतलब किसी खास ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास मतलब उससे मुहित नहीं है, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनकम्पास करती है। तो हमें पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या क्या है? ऑफ कोर्स सबसे पहले आपके पास आता है वाटर, H2O, पानी, ठीक है। वाई? बिकॉज एज वी नो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका 70 to 80% जो अप टू 90 भी कहते हैं समटाइम्स लोग, यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन सम कंडीशंस ये जो वाटर की कंसनट्रेशन है ये इतनी तक चली जाती है, यानी मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप टू 70 to 80% पानी होता है। सो दैट्स वाई ये सुप्रीम रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू सर्वाइव। अच्छा, ना यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि असल में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए या फिर उसको अपनी लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को कैरी करने के लिए पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब एक आम इंसान तो शायद कह दे कि हर जानदार को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, बट व्हाट एक्चुअली अ साइंस स्टूडेंट थिंक अबाउट दिस फैक्टर, व्हाई वी नीड वाटर? वैसे इस सवाल के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बिकॉज वाटर का कुछ एक प्रॉपर्टी नहीं है जिसके ऊपर आपकी लाइफ बेस कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब वो हर चीज़ को अपने हल कर सकता है, और इट इज़ द स्टेबलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न फॉर लाइफ, मतलब लाइफ इस केमिकल के अंदर बहुत मैक्सिमम स्प्रेड हो सकती है और बहुत पोटेंशियली इंक्रीज हो सकती है, मतलब जो लाइफ स्पेन है, जो लाइफ की एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है वाटर में। वाई? बिकॉज ऑफ दिस उसकी सोलिबिलिटी की वजह से, मतलब वो ज़्यादा चीज़ों को हल करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसकी जो हीट रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी, जिसको आप हीट कैपेसिटी कहते हैं, वो भी सबसे सूटेबल है, बिकॉज हर केस में, बिकॉज हमने ये देखा है कि कोई भी चीज़ हो हम लोग हमेशा वाटर को आइडियल मानते हैं। सो दैट्स वाई कि वो हर चीज़ में आइडियल है, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर।
लेकिन जो उसके सुप्रीम रीजंस हैं, बिकॉज हम लोग न्यूट्रिशन को डील कर रहे हैं एंड न्यूट्रिशन इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक विद एनर्जी, तो हमें पता है कि व्हेन द वाटर ब्रेक्स, मतलब एज वी नो ना कि वाटर का जो pH है वो 7 होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड फ्रॉम ऑक्सीजन समथिंग, मतलब वाट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सो अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं, सो इट विल बी 4 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अच्छा, सो अगर आपकी बायो एनर्जेटिक्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होगा कि ये दोनों स्पीशीज़, मतलब प्रोटॉन्स भी और ऑक्सीजन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। वाई? बिकॉज जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके एटीपीज सिंथेटेज में जब पास ऑन होते हैं उससे, और उस मेम्ब्रेन से पास ऑन होते हैं, तो वो एटीपी सिंथेटेज घूमता है और वो एक एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। और जो आपका ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करते हैं इन क्रेब्स साइकिल, मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन में इन दोनों स्पीशीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये तो कि डिस्कशन अबाउट वाटर। फिर जो सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे लिए, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास 6 मेन एलिमेंट्स, जिसको आप लोग चोम्प से याद रख सकते हैं। चोम्प्स, राइट, मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अच्छा, वाई इज दैट? बिकॉज आपके जितना भी आपका स्ट्रक्चर है, मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर्स है, वो मोस्टली यही 6 एलिमेंट्स शफल होकर क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर आप प्रोटीन को देखते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन भी प्लस हो जाती है। अगर आप न्यूक्लिक एसिड में आते हैं तो वहाँ पर आपके पास फॉस्फोरस भी आ जाती है। अगर आप लिपिड्स में आते हैं तो समटाइम आपके पास सल्फर भी आ जाता है, और ये एज अ ट्रेस एलिमेंट भी काम करता है। सो मीन्स के हमारे पास वाटर के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ही ये फंडामेंटल 6 एलिमेंट, जो कि लाइफ को प्रोसेस होने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। ठीक है, सो ट्रेस एलिमेंट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपको रिक्वायर्ड होते हैं। इनमें आपके पास कुछ मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स अ काइंड ऑफ, ठीक है। इसके अलावा और दूसरी स्पीशीज़ हैं, कुछ मेटल्स वगैरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, फॉर एग्जांपल मोलिब्डेनम हो गया। इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपको रिक्वायर्ड होते हैं, उनको आप ट्रेस एलिमेंट के तौर पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग जो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखेंगे वो होगा टेम्परेचर एंड pH। वाई? मतलब आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा कि टेम्परेचर एंड pH आर हाईली रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल और अ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाई? बिकॉज आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ इज मोस्टली गवर्न बाय एंजाइम्स, राइट। और उन एंजाइम को 100% एफिशिएंटली एक्ट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए अपने फंक्शंस, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम pH की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट्स वाई हम लोग इस मीडिया में इन चीज़ों को भी कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग इन चीज़ों को भी मेंटेन करते हैं ताकि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑप्टिममली ग्रो कर सकें। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो है एनर्जी। बिकॉज एक्चुअली जितना भी मीडिया है ये इसी एनर्जी के इर्द गिर्द घूमता है, बिकॉज एनीथिंग इन दिस होल यूनिवर्स नीड्स एनर्जी टू बी प्रोसेस्ड ऑन। अच्छा, अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमेशा से 2 मेन कैटेगरीज आती हैं। एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स और एक तो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। सो देयर आर 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो एंड हेट्रो। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो? ऑटो मीन्स के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स यूज करते हों। शुड बी रिमेंबर्ड। अगर आपका समझने का तरीका ये है कि जो भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद बना सकते हैं, सो ये थोड़ा सा एक सही कॉन्सेप्ट भी है और थोड़ा सा रॉन्ग कॉन्सेप्ट भी है। असल में ऑटोट्रॉफ्स साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज आ कार्बन सोर्स क्या कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फिर किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी किसी दूसरी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक हाइड्रेटेड कार्बन या फिर ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर लेटर ऑन उसी को डाइजेस्ट करके, उसी को कैटेगोलाइज करके उसे एनर्जी लेते हैं, और फिर अपनी जो लाइफ है उसको साइकिल चलाते रहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है वही है कि ऑटोट्रॉफ्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर कार्बन सोर्स। अच्छा, जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं ऑफ कोर्स वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यस, ग्लूकोज वगैरह, हाइड्रेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑटोट्रॉफ्स में और हेटरोट्रॉफ्स में थोड़ी सी वैरायटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ होते हैं जो कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सो ये अलग वैरायटी है, लेकिन मेन
जो हमारा मकसद है मीडिया को डिस्कस करने का वो बेसिकली यही है कि आपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी देखना होता है कि किस तरह से आप एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। इसके बाद जो चीज़ आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है वो होता है सम ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स, राइट। अच्छा, नाउ व्हाट दे आर, असल में ग्रोथ फैक्टर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म खुद नहीं बना सकता। मतलब ऑर्गेनिज्म कैंट प्रिपेयर इटसेल्फ, और ये इसको आउटसाइड से रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब बाहर से आएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जो ऑटोट्रॉफ्स थे वो कार्बन को बाहर से लेकर अपने लिए चीज़ें खुद बनाते थे, यानी कि वो जो हाइड्रेटेड कार्बन थे, वो जो ऑर्गेनिक कार्बन थे जिसका एक्चुअल यूज़ था वो खुद बनाते थे। लेकिन ग्रोथ फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आप खुद नहीं बना सकते, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद नहीं बना सकता, आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। अच्छा इनमें हमारे पास, अच्छा ग्रोथ फैक्टर्स में हमारे पास 3 बेसिक क्लासिफिकेशन आती है। सबसे पहले आपकी अमाइनो एसिड्स आते हैं, अमाइनो एसिड्स, राइट। फिर आपके प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स आते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स। 3 आपके पास आते हैं वाइटामिन्स। अमाइनो एसिड हमें पता है कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली प्रोटीन से ही बने होते हैं, तो प्रोटीन को बनने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स, अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छी है, अगर आपकी न्यूक्लिक एसिड पोर्शन अच्छा है, तो आपको पता है कि प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स आर द कंपाउंड्स विच एक्चुअली फॉर्म्स डीएनए और आरएनए, और सिंपली न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में ये 2 मॉलिक्यूल्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। एंड वाइटामिन्स आर सम मॉलिक्यूल्स विच प्ले देयर रोल एज पार्ट ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर आपने इंजाइम अच्छा है तो आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वाइटामिन्स का। फॉर एग्जांपल आपके जो एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी जो विटामिन सी है, इट आल्सो वर्क्स एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करने में या खुद एज अ एंजाइम काम करने में जो वाइटामिन ये काफ़ी वर्कआउट करते हैं, या फिर इनरोल होता है इनका भी बहुत सारा। सो ये तो थी कुछ बेसिक्स डिस्कशन अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मीडिया और द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एज फार एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसर्न। अच्छा, ये जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का माइंड मैप यहाँ आपके सामने है, इसको आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पुट कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप इसको माइक्रोब्स के ऊपर भी पुट कर सकते हैं। माइक्रोब्स को भी जिंदा रहने के लिए बुनियादी तौर पर इन्हीं बेसिक्स चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाँ, कुछ फास्टिडियस ऐसे होते हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कुछ मीडियाज़ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि किसी खास फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके। उसको हम लोग इंशाल्लाह लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि बेसिकली जो लैब में हम लोग मीडिया को फॉर्म करते हैं उसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो क्या है और उनका क्या क्या यूज़ है, आइए डिस्कस करते हैं। सो आइए बात करते हैं कुछ मेन कंस्टिट्यूएंट्स की जो कि आप लेबॉर्ट्री में ड्यूरिंग मीडिया फॉर्मेशन यूज़ करेंगे एज अ पेप्टाइड सोर्स, एज अ कार्बन सोर्स, एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, एज अ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको यूज़ करेंगे मोस्टली, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि आप जब मीडिया बनाते हैं तो आप उसमें अमाइनो एसिड की सोर्स की जगह आप उसमें ट्रिप्टोन को एज अ अमाइनो एसिड सोर्स यूज़ करते हैं। सो ट्रिप्टोन इज आल्सो नोन एज पेप्टोन। अच्छा, तो व्हाट इज़ दैट एक्चुअली, मतलब जो ट्रिप्टोन है ये असल में होता क्या है, ये तो हमें पता है कि अमाइनो एसिड सोर्स है, और ट्रिप्टोन है मतलब ट्रिप्सिन से निकला है, सो प्रोटीन होगा कुछ, मतलब समथिंग लाइक प्रोटीन। लेकिन होता क्या है, तो जो ट्रिप्टोन है, ये जो पेप्टोन है जिसको आप पेप्टोन भी कहते हैं, वो असल में प्रोटीन का पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्म होता है। यानी कि कोई भी प्रोटीन ले लें आप, ठीक है, यानी पेप्टाइड, प्रोटीन, ट्रिप्सिन, ये तीनों एक दूसरे के नाम, मतलब प्रोटीन इज आल्सो नोन एज पेप्टाइड एंड आल्सो नोन एज ट्रिप्सिन। तो आप उसको ट्रिप्सिनोजिनेज, एन एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन, उससे आप उसको रिएक्ट करवाएं। सो एक पार्शली डाइजेस्टेड रिएक्शन कैरी आउट करवाएं, ठीक है, मतलब उसको हाफ डाइजेस्ट करें। सो वो जो कंपाउंड बनेगा, वो जो सब्सटेंस बनेगा, वो आपका ट्रिप्टोन होगा, जो कि आप मीडिया में एज अ अमाइनो एसिड सोर्स यूज़ करेंगे फॉर माइक्रोब्स। फिर आप लोग देखते हैं कि आप यीस्ट एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यीस्ट एक्सट्रैक्ट आपकी बहुत सारे काम कर सकता है। ये एज अ नाइट्रोजन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये एज अ कार्बन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये एज अ ग्रोथ फैक्टर सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ अ मल्टीपल यूज़ ऑफ दिस यीस्ट एक्सट्रैक्ट, या यूँ कह सकते हैं कि जो आपका नॉर्मल मीडिया होता है, जनरल मीडिया, उसमें यीस्ट एक्सट्रैक्ट आपका सबसे मेन रोल परफॉर्म करता है टू फुलफिल द न्यूट्रिशन। अच्छा, व्हाट इज़ यीस्ट एक्सट्रैक्ट? जो यीस्ट एक्सट्रैक्ट होता है वो असल में हमें पता है कि जो यीस्ट होता है, जो फंगस होता है, ठीक है, जो बेसिडोमाइसीट है यीस्ट, यानी यीस्ट सेल को जब आप सेलुलेज या फिर चाइटिनेज
बिकॉज मोस्टली जो फंडाइज होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो चिटिन से बनी होती है, यानी ये सेल को आप सेलुलेज, ये टाइटेनेज या फिर हैवी प्रेशर से पास ऑन करवाते हैं, सो उसकी जो सेल वॉल होती है वो रिमूव हो जाती है। सो ये सेल विदाउट सेल वॉल इज नॉन एज यीस्ट एक्सट्रैक्ट, यानी आपने ये सेल से उनकी सेल वॉल रिमूव करनी है, यू हैड मेड यीस्ट एक्सट्रैक्ट। इसी तरह से बीफ एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग इन प्लेस ऑफ यीस्ट एक्सट्रैक्ट। अच्छा, अब ये बीफ एक्सट्रैक्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, बस आपने बहुत सारा बीफ लेना है, ठीक है, उसकी यखनी बनानी है, मतलब उसको पानी में रख के बहुत देर तक बॉयल करना है, इस तरह बॉयल करना है कि उसकी जो प्रोटीन है वो खुल जाए, वो रेजा रेजा हो जाए, और उसके बाद जो उसका आपका सूप बनेगा उसको आपने बॉयल करना है ताकि सारा वाटर रिमूव हो जाए। तो वो जो कंसनट्रेटेड सूप बनेगा बीफ का, वो आपके बीफ एक्सट्रैक्ट होंगे, और इसको आप एज अ कार्बन सोर्स या एज अ न्यूट्रिशनल सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोब्स हैं, वो एंकरेज डिपेंडेंट है, मतलब उन्हें ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, एक हार्ड सपोर्ट, सॉलिड सपोर्ट, तो वह हम लोग सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं इन द मीडिया विच इज़ एगर, या उसको आप लोग एगरोज भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ दिस एगरोज? एक्चुअल में जो एगरोज होता है, ये जो एगर होता है, इट इज़ अ सीवीड, ठीक है, यानी आप समंदर से हासिल करते हैं, फ्रॉम द स्पीशी जिलीडियम ग्रेसलेरिया विद मोस्ट, मतलब और भी स्पीशी हैं जो कि बनाती हैं, लेकिन बट दिस स्पीशी मोस्ट मेक्स द मोस्ट प्रोमिनेंट वन ऑफ एगरोज, ठीक है। तो इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब शुगर भी होगा और प्रोटीन भी होगा। जो उसमें शुगर होता है उसको आप लोग एगरोबायोस कहते हैं, और जो प्रोटीन होता है इसको आप एगरोपेक्टिन कहते हैं। अच्छा, ये सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं, बट यू शुड नो कि अगारोज इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट जो कि एंकरेज परफॉर्म करता है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। अच्छा, ये मोस्टली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट होना या फिर लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये आपकी 4 मेन चीज़ें थी जो आप मोस्टली यूज़ करेंगे, देखेंगे ड्यूरिंग द मीडिया फॉर्मेशन या फिर कल्चर में, विच इज ट्रिप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट एंड अगारोज। सो दिस इज द जनरल ओवरव्यू ऑफ द मीडिया। कैसल में मीडिया होता है कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और एक टिपिकल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उस इन्वायरमेंट को आप लोग मीडिया कहते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि वो 3 किस्म की मीडिया होते हैं, मतलब 3 किस्म की फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल, यूनिवर्सल एंड न्यूट्रिशनल। तो जो न्यूट्रिशनल है वो हम लोग कंट्रोल करते हैं बिकॉज वो हमारे हाथ में है, बाकी तो हमारे हाथ में नहीं है, मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ही मेंटेन करते हैं। तो हमने ये देखा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशनली किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, पिछले हम लोगों ने पूरी बात की। और फिर हम लोगों ने देखा कि सोर्स क्या क्या है लेयर में, यानी व्हेन यू एक्चुअली फॉर्म्स द मीडिया, सो उसमें जो आपकी सोर्सेज होंगी वो क्या क्या होंगी, और एक्चुअल में क्या होते हैं, और इसके एंड रिजल्ट, मतलब उससे आपके माइक्रोब्स को या फिर आपके बैक्टीरियाज को क्या बैक्टीरिया को क्या हासिल हो सकता है। सो दैट्स इट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर मीडिया। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका मीडिया है उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस है, मतलब हाउ कैन यू क्लासीफाई अ मीडिया, माइक्रोबियल मीडिया, ऑन द बेसिस ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इंशाल्लाह विल टॉक ऑन लेटर ऑन दिस टॉपिक। सो आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।